मजबूती के साथ अपनी गारंटियों पर अमल करते हुए दिखाई दे रही है। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि जो मामा जी तिल मिलाए हुए परेशान हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जगह कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह सफाई देते हैं, एक बार एक आदिवासी के ऊपर कोई पेशाब करता है, दूसरे दिन वो किसी और आदिवासी को बुलाकर उसका पाँव धोते हैं। ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ज़रा आपसे समझूं। कितना ज़्यादा यहाँ परेशान हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो 2019 में जो कुछ हुआ है, 2018 के 14 महीने बाद 2020 में, जहाँ तक ध्यान आ रहा है 2020 में सरकार गई अप्रैल के महीने में, और उसके बाद देश में लॉकडाउन लगा। तो ज़रा ये बताइए कि क्या ये तिलमिलाहट, उस घबराहट है वो वाली कि पता नहीं सूद समेत कहीं कांग्रेस वापस ले ले, और 150 सीटों की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं वहां तक पहुंच गया तब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये है कहानी या कुछ और है, जरा आपसे समझो। राजीव जी, कांग्रेस से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी से परेशान है। अपनी पार्टी के, उनकी अपनी पार्टी के जो दोनों बड़े नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह चौहान उनसे ज्यादा परेशान हैं बजाय कांग्रेस के। उस विस्तार में जाएं उससे पहले आपने जो अपने इंट्रो में शुरू में चोरी से लाडली बहनों के खाते में पैसे जमा करने की बात शिवराज सिंह ने कही थी, जिसके आपने दोनों वीडियो दिखाए, उसकी थोड़ी गुणदोष के आधार पर मीमांसा कर ले। नंबर एक, कोई भी सरकारी योजना जब लागू हो जाती है तो सरकारी खजाने से वित्त विभाग को शासन की ओर से विधिवत एक स्थायी आदेश जारी हो जाता है। उसमें चोरी से जमा करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान चाहे भी तो नहीं कर सकते। जब तक किसी वैधानिक कारण से या निर्वाचन आयोग की किसी आपत्ति से कोई प्रचलन में आ चुकी योजना स्थगित नहीं की जाती या रद्द नहीं की जाती, तब तक उसमें उसके निर्धारित समयानुक्रम में उसका जो भी पीरियोडिकल चिप तय किया गया है कि हर महीने की 7 तारीख को या 10 तारीख को जमा होना है, तो अपने आप सरकारी खजाने से संबंधित व्यक्तियों के खाते में पैसा चला जाएगा। इसमें शिवराज सिंह चौहान चोरी से बहनों के खाते में पैसे जमा करके जो उपकार जाहिर कर रहे हैं, जो कृपा बता रहे हैं कि देखिए वैसे तो नहीं जा सकता था लेकिन मैं कर दूंगा, तो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भी वे गलत कह रहे हैं। वे चाहे भी तो नहीं रोक सकते। एक बार शासन से कोई योजना मंजूर हो गई, कैबिनेट में उसकी मंजूरी हो गई, राजपत्र में उसका उल्लेख हो गया, वित्त विभाग को उसका निर्देश चला गया, तो हर महीने वो खाते में संबंधित व्यक्तियों के पैसा पहुंचेगा। जैसे किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महीने के आखिरी दिन या आगामी महीने के पहले दिन ऑटोमेटिकली उनके खाते में पैसा पहुंचता है एक क्लिक पर। उसके लिए किसी नए निर्देश की, नए आदेश की जरूरत नहीं होती। 2 बातें और इसमें हैं। नंबर एक, कि शिवराज सिंह का यह कहना कि हमको मालूम हो गया था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हमने 4 तारीख को पैसे जमा कर दिए। भाई साहब, आपको मामा श्री, आपको कैसे मालूम पड़ गया था 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है? ये तो बहुत दिनों बाद हुआ कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने चुनाव कार्यक्रम पहले घोषित नहीं किया। आपको याद होगा राजीव जी कि अमित मालवीय ने इससे पहले 1-2 अवसरों पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले मतदान की तारीखें तक अपने ट्विटर हैंडल पर घोषित कर दी थी। तो हो सकता है इस बार निर्वाचन आयोग ने अमित मालवीय जी के बजाय शिवराज सिंह को पहले बता दिया हो कि ये जो चुनाव की तारीखें हम घोषित करने वाले हैं और फला तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसलिए आप पैसे उससे पहले जमा कर दीजिए। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपको मालूम भी पड़ गया था कि 10 तारीख को आचार संहिता लग रही है, तब भी उसमें पहले जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने प्रशासनिक प्रक्रिया बताई, वो तो पैसे जमा होने ही हैं। जब तक कि कोई नई सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इस लाडली बहना योजना को स्थगित न कर दे, तब तक वो पैसा जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए प्राथमिक तौर पर इस योजना के लिए मंजूर कर चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की भी सरकार
तो दिसंबर की 4 तारीख को अगर पैसा ट्रांसफर होना है तो होगा ही, जब तक कि नई सरकार उसको रोकने के लिए बाकायदा वैधानिक प्रक्रिया न अपना ले। तो दोनों बातें, एक तो निर्वाचन आयोग से आपको कोई गुप्त सूचना मिली, यह भी नैतिक आधार पर गलत है। चोरी छुपे आप पैसा जमा करने की बात कह रहे हैं, यह भी अनुचित। आप कोई एहसान नहीं कर रहे। एक बात इसमें और होगी राजीव जी, अगला जो चरण है, अगर कोई सरकार या यही सरकार आगामी महीनों में इस धनराशि को बढ़ाने की कोई कोशिश करे, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि अब ज्यादा पैसे देने हैं, या हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो उसका जो अनुपूरक और बजट होगा अलग से पुनर्विनिवेश जो होना है, निवेश, उसके लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए फिर सरकार को वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, और इसमें वो बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि राजीव जी जो उसकी निर्धारित समय सीमा थी आवेदनों की वो निकल चुकी है। सरकार गुण दोष के आधार पर परीक्षण करके सुपात्र बहनों की संख्या निर्धारित कर चुकी है 1,32,00,000। तो अब शिवराज सिंह चौहान चाहे भी तो इससे अधिक महिलाओं को, 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, एक भी संख्या और नहीं बढ़ा सकते हुए। अब आते हैं ये सब क्यों कह रहे हैं, ऐसा सब वे कर क्यों रहे हैं। इसके राजनीतिक कारण है जो मैंने शुरू में कहा, वे मोदी शाह की जोड़ी से व्यथित और परेशान है। 4 सूचियों तक उनको अपने नाम का इंतजार करना पड़ा, उनका नाम नहीं ले रहे मोदी शाह, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके उनके बरक्स 10 प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के खड़े कर दिए हैं, जिनमें से कोई भी व्यक्ति दूसरे के मातहत मंत्री रहना मंजूर नहीं करेगा। तो शिवराज सिंह की रातों की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि वे 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना जो नींद में देख रहे थे, उस नींद में से उन्हें बार बार जागना पड़ रहा है। इसलिए उन्हें सूझ नहीं रहा कि अब वे क्या करें। तो वे कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जो कि अनर्गल कहने की परिभाषा में शामिल है। हम नहीं जानते वे जीतेंगे या हारेंगे, हमें नहीं मालूम वे बहुमत के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, और अगर बहुमत होगा तो क्या मोदी शाह उन्हें मुख्यमंत्री बनने देंगे। इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जमीन खिसक रही है, खिसकती जा रही है। इसकी वजह से वे कुछ भी किए जा रहे हैं। जी राजीव जी। राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 में मैदान खाली नहीं दिखाई देगा। भारत की राजनीति में खाली मैदान कभी नहीं रहा, चाहे इंदिरा गांधी का समय रहा हो, राजीव गांधी का समय रहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय राजनेता का समय रहा हो, या नरेंद्र मोदी का समय। राजनीति का मजा ही तब है जब बराबर से मुकाबला हो और 2 बड़े कद्दावर पहलवान इस मैदान में दांव पेच आजमा रहे हों। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद, उनके अवतरण के बाद, भारत में कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया था कि वे विकल्पहीन हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर जब राहुल गांधी बढ़ना शुरू हुए तो उनकी छवि की हत्या के लिए हजारों करोड़ रुपए एक विशेष विचारधारा समूह ने खर्च किए। पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। इसमें भी वे कामयाब नहीं हुए और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए स्वरूप में सामने आए। तब भी बहुत सारे प्रेक्षकों ने, बहुत सारे चतुर सुजान लोगों ने यह कहा कि बीजेपी तो चाहती है ये कि राहुल बनाम मोदी हो जाए, और एक तरह से पूरे देश को अध्यक्षीय प्रणाली में, सीधे अध्यक्षीय प्रणाली का चुनाव नहीं होगा, लेकिन 2 नायकों के बीच में चुनने के लिए देश को ले जाया जाए। बीजेपी ऐसा चाहती है, और उसमें यह तिलिस्म बांधा गया कि जब राहुल वर्सेस मोदी होगा तो राहुल मोदी के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। मैंने तब भी हर बहस में कहा था कि अब ये बीजेपी के बस का, आरएसएस के बस का, के किसी भी तंत्र के बस का काम नहीं बचा है कि वो राहुल गांधी को नेता बना रही है 1 to 1 के लिए, 1 on 1 के लिए। राहुल गांधी तो अपने कर्मों से नेता बन चुके हैं, और अब उससे अगली पायदान जो थी, जो लोगों को लग रहा था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी में मोदी कोई बड़ा भारी भीमकाय, माइटी हिमालयन मैन जैसे किसी कद का व्यक्ति है और राहुल गांधी लिलीपुट है, वो भ्रम भी अब टूट चुका है। आज की तारीख में राहुल गांधी आमने सामने की लड़ाई में
बराबर के कद के साथ खड़े हुए हैं और कई अवसरों पर उनका कद नरेंद्र मोदी से कई कई गुना बड़ा दिखाई देता है। अभी धनंजय ने कहा कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे मिजोरम तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो धनंजय भाई, सवाल हम लोग सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं, वरना नरेंद्र मोदी सवालों के लिए इस दुनिया में कहां किसको उपलब्ध हैं। वे सवाल पूछने की सीमा से परे हैं। उनसे सवाल पूछना ईश निंदा के समान अपराध है। इसलिए न वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न वे भविष्य में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम और आप सवाल पूछ सकें। मैं वापस लौटता हूं राहुल और मोदी पर कि नरेंद्र मोदी के कद के सामने राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से और सांगठनिक प्रयासों से वहां पहुंच चुके हैं जहां वे 150, 200, 300 पत्रकारों की पत्रकार वार्ता संबोधित करते हैं। वैश्विक मंचों पर दुनिया के इतिहास के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में खड़े होकर जनता के और बड़े बड़े स्कॉलर्स के जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी कितने योग्य हैं कि वे किसी एक पत्रकार का, किसी जिला स्तर के, किसी हमारे घुमंतु संवाददाता के प्रश्न का जवाब देने की भी योग्यता नहीं रखते। मैं एक बहुत ही मामूली पत्रकार के नाते सोचता हूं कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को उस दृश्य में कब देखूंगा जब वो किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं, आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, भिंड में कर लीजिए, बहराइच में कर लीजिए, सवाल लिखे हुए दे दीजिए पत्रकारों को। कम से कम एक सीन तो ऐसा इस देश को देखने को मिल जाए कि नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अब बीजेपी वो जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि जो ब्रांड नरेंद्र मोदी है वो भी तो लगातार हार रहा है। कर्नाटक हार गए, हिमाचल प्रदेश हार गए, लद्दाख अभी हार गए। ऐसा कौन सा चुनाव था जो मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया? और अगर इस हिंदी हार्टलैंड में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में ये बहुत बड़ा कांटा साबित होगी ये हार। उनकी पार्टी के भीतर से आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। जो लोग, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार और एक धक्का जोर से और लग जाए तब हम बोलना शुरू करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और उनमें से जो सबसे कमजोर नाम हो सकता था वो बोलना शुरू कर चुका है, शिवराज सिंह चौहान। वे मंच से सवाल पूछने लगे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर से होना चाहिए कि नहीं। ये कितना बड़ा अपराध है जो मोदी जी लाल किले से कह चुके हैं कि अगले साल भी मैं यहीं से संबोधित करूंगा और मुझे तो ईश्वर ने इसके लिए चुना है, देश की सेवा के लिए। रहने वाले हैं, फिर ऐसा सवाल पूछना यानी उसकी शुरुआत है जो मोदी के खिलाफ सवालों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। और राहुल गांधी अपने प्रतिदिन बढ़ते हुए कदम के साथ उनका विकल्प बन चुके हैं। अब ये देश को तय करना है कि उसे झूठ बोलने वाला, जुमले वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जो सच के साथ यह स्वीकार करने वाला नेता चाहिए कि हम राजस्थान में जीत सकते हैं, कड़े मुकाबले में है। कोई पार्टी का नेता ऐसे इतनी राजनीतिक ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। तो अब ये देश के हाथ में है। जी राजीव। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।